तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम को जिसकी गूंज काफी समय तक सुनाई दी। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो हमें 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के दिल यानी रामलीला मैदान में लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एक जबरदस्त रैली की और उसका मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं था, मुद्दा था वोट चोरी। हाँ, और ये शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उस दिन मंच से क्या क्या कहा गया। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के आरोपों का आधार क्या था, उन्होंने सबूत के तौर पर क्या पेश किया, इस पर सत्ताधारी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही, और सबसे जरूरी बात, इस पूरी रणनीति का विश्लेषण क्या कहता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रैली की कहानी नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के एक अहम खींचतान की पड़ताल है। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं उस दिन के माहौल से। रामलीला मैदान का जिक्र आते ही एक बड़े आंदोलन की तस्वीर जहन में आती है। उस दिन वहां क्या हो रहा था? स्रोतों के मुताबिक माहौल पूरी तरह से चार्ज था। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। हवा में एक ही नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। ये किसी स्थानीय मुद्दे पर किया गया विरोध नहीं लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सब मंच पर थे। और ये सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं थे। एक दिलचस्प आंकड़ा स्रोतों में मिलता है कि जम्मू से 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बसें करके दिल्ली पहुंचे थे। तो मतलब ने एक सोची समझी देशव्यापी लामबंदी दिखाने की कोशिश थी। बिल्कुल, संदेश साफ था। यानी संदेश साफ था कि ये एक गंभीर आरोप है। लेकिन आरोप लगा किस पर रहे थे? सिर्फ सरकार पर नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा विस्फोटक बना देती है। स्रोतों के मुताबिक कांग्रेस का निशाना सिर्फ बीजेपी नहीं थी, उनके आरोप के दायरे में आरएसएस और यहां तक कि भारत का चुनाव आयोग भी था। चुनाव आयोग भी? हाँ, उनका कहना था कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जिसमें देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में से एक शामिल है। ये तो सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की नींव पर सवाल उठाने जैसा था। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से बात बहुत गंभीर हो जाती है। अगर आप चुनाव आयोग जैसी संस्था पर उंगली उठाती हैं, तो आपके पास सबूत भी बहुत ठोस होने चाहिए। तो कांग्रेस ने अपने इन दावों के समर्थन में क्या पेश किया? यहीं पर यह मामला और पेचीदा हो जाता है। स्रोतों के मुताबिक कांग्रेस ने एक मुख्य सबूत सामने रखा। उनका दावा था कि बेंगलुरु सेंट्रल के एक विधानसभा क्षेत्र में उन्हें 1 लाख से ज्यादा मतदाता अनियमितताएं मिली हैं। 1 लाख? हाँ, वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियां। ये एक बहुत बड़ी संख्या है किसी भी एक क्षेत्र के लिए। 1 लाख? ये तो सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये तो सिर्फ बेंगलुरु के एक हिस्से की बात हुई। इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी का आरोप कैसे लगाया गया? और यही वो सवाल है जिसे स्रोतों में एक बड़ी तार्किक छलांग या क्या कहते हैं, लॉजिकल लीप कहा गया है। लॉजिकल लीप? हाँ, कांग्रेस का तर्क ये था कि अगर एक जगह ऐसी गड़बड़ी मिल सकती है तो देश भर में ऐसी 70 से 100 लोकसभा सीटों पर भी यही खेल खेला गया होगा। स्रोत इस तर्क की तुलना कुछ इस तरह करते हैं कि ये वैसा ही है जैसे आप दिल्ली की सड़क पर एक गड्ढा देखकर ये ऐलान कर दें कि पूरे भारत की सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा। हो सकता है कि बात सच हो, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण से इतने बड़े नतीजे पर पहुंचना, विश्लेषण इसी पर सवाल उठाता है। 1 मिनट, तो स्रोत कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा राष्ट्रीय दावा सिर्फ एक शहर के एक छोटे से हिस्से के डेटा पर आधारित था। ये तो काफी कमजोर बुनियाद लगती है इतने बड़े आरोप के लिए। कम से कम सार्वजनिक तौर पर जो पेश किया गया वो यही था। विश्लेषण इस बात पे जोर देता है कि इस 1 लाख के आंकड़े तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या थी, इसकी कोई पारदर्शी मेथोडोलॉजी या किसी स्वतंत्र एजेंसी का ऑडिट सामने नहीं रखा गया। तो ये एक दावा बनकर रह गया। हाँ, जिसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल था। इसके अलावा भी तो एक और बहुत बड़े आंकड़े का जिक्र था, 5 करोड़ हस्ताक्षर। उसका क्या मतलब था? हाँ, ये उनकी रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा था। कांग्रेस ने दावा किया कि उन्होंने जवाबदेही की मांग करते हुए 5 करोड़ नागरिकों के दस्तखत इकट्ठे किए हैं। 5 करोड़? ये आंकड़ा अपने आप में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन यहां भी 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, इस दावे की भी किसी स्वतंत्र एजेंसी ने पुष्टि नहीं की। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हस्ताक्षरों को सौंपा किसे जाना था? किसे? चुनाव आयोग को? नहीं, सीधे भारत के राष्ट्रपति को। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। जब आप चुनावी गड़बड़ी की शिकायत के लिए स्थापित प्रक्रियाओं जैसे चुनाव आयोग या अदालतों को छोड़कर सीधे राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो आप ये कह रहे होते हैं कि आपको मौजूदा व्यवस्था पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।
ये सिस्टम को बाईपास करने जैसा है। बिल्कुल। समझ गई। तो एक तरफ बैंगलोर का एक स्थानीय डेटा और दूसरी तरफ 5 करोड़ हस्ताक्षरों का एक राष्ट्रीय दावा, जिसे लेकर वो सीधे राष्ट्रपति के पास जा रहे थे। ये तो हुई आरोपों की बुनियाद। अब आते हैं उस दिन मंच पर, जब नेताओं ने माइक संभाला। राहुल गांधी के भाषण के मुख्य बिंदु क्या थे? राहुल गांधी ने इसे एक वैचारिक लड़ाई का रूप दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसे सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई कहा। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन उनके भाषण का सबसे तीखा और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा वो था जहां उन्होंने भविष्य की ओर इशारा किया। भविष्य की ओर मतलब? उन्होंने इस संभावना का जिक्र किया कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ओह, ये तो एक तरह की धमकी हुई। आप कह सकते हैं। अब ये सिर्फ एक आरोप नहीं रह जाता, ये एक तरह की चेतावनी है। ये संस्थागत स्वतंत्रता के लिए बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी इस डर से काम करेगा कि भविष्य में आने वाली सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है? स्रोत इसे एक खतरनाक प्रेसिडेंट के तौर पर देखते हैं। ये वाकई एक बहुत गंभीर बात है। और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके भाषण में क्या खास था? खड़गे का अंदाज भी बहुत आक्रामक था। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर सीधा और व्यक्तिगत हमला किया। सूत्रों में उनके भाषण के एक हिस्से का जिक्र है जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा कई चुनाव हारने के बाद भी जिंदा है, लेकिन अगर मोदी एक बार हार गए तो वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो ये लड़ाई को पूरी तरह से व्यक्तिगत बनाने की कोशिश थी। हाँ, ये सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं बल्कि नेतृत्व को सीधे चुनौती देने की रणनीति थी। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तो चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, उनका दृष्टिकोण ज्यादा जमीनी और आम आदमी से जुड़ने वाला था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने एक कंक्रीट मामला उठाया। उन्होंने चुनाव के दौरान कथित तौर पर 10,000 रुपए की रिश्वत बांटे जाने के मामले का जिक्र किया। अच्छा। और पूछा कि चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये एक बहुत चालाक रणनीति है। वो कैसे? देखिए, जब आप संस्थागत पक्षपात जैसे बड़े और अमूर्त आरोप लगाते हैं तो आम लोगों के लिए उसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप उसे 10,000 रुपए की रिश्वत जैसी चीज से जोड़ देते हैं तो वो तुरंत लोगों को समझ आता है। सही बात है। उन्होंने बड़े आरोप को एक छोटे ठोस उदाहरण के जरिए ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर तीनों बड़े नेताओं ने एक ही नैरेटिव को अलग-अलग एंगल से मजबूत किया। एक ने वैचारिक और संस्थागत हमला किया, दूसरे ने व्यक्तिगत और तीसरे ने जमीनी उदाहरणों से। जाहिर है, इतने बड़े हमलों पर दूसरी तरफ से भी जोरदार प्रतिक्रिया आई होगी। बीजेपी का क्या कहना था? प्रतिक्रिया वैसे ही तीखी थी जैसी उम्मीद की जा सकती थी। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस के तरीके पर सवाल उठाया। अच्छा, मतलब मुद्दे को ही बदल दिया। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा और आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इसके वीडियो सबूत हैं। ये एक क्लासिक राजनीतिक दाव है। जब आप पर कोई आरोप लगे तो आप बहस का मुद्दा ही बदल दो। मुद्दे को वोट चोरी से हटाकर प्रधानमंत्री के अपमान पर ले आओ। और संबित पात्रा ने भी तो एक दिलचस्प तर्क दिया था। उन्होंने संसद का जिक्र किया था। हाँ, और उनका तर्क इस पूरी रैली के उद्देश्य पर ही सवाल उठाता था। स्रोतों के मुताबिक संबित पात्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही बहस हो चुकी है। उनका इशारा इस तरफ था कि जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसद में अपनी बात रखते हैं और वहां हार जाते हैं तो फिर आप सड़कों पर उतरते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इस रैली को एक प्रक्रियात्मक कदम के बजाय एक तरह के पब्लिक स्टंट या सार्वजनिक प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उनका संदेश था कि ये लोकतंत्र के लिए चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा का नतीजा है। ठीक है, तो हमने आरोप देख लिए, तथाकथित सबूत देख लिए और दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी भी समझ ली। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। इन स्रोतों में इस पूरी रणनीति का विश्लेषण क्या कहता है? इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास की ओर इशारा करता है। सोचिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जनता से कह रही है कि आप हमारे वोट चोरी के दावे पर यकीन कीजिए, और ठीक उसी समय वो उस संस्था यानी चुनाव आयोग को पक्षपाती और बिका हुआ बता रही है जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी ही ऐसे दावों की जांच करना है। ये तो एक तरह की कैच-22 सिचुएशन हो गई। हाँ, बिल्कुल। आप जिस एम्पायर पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं उसी से अपील करने को भी तैयार नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर आप स्थापित प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते
तो आपका अगला कदम क्या है? यही वो सवाल है जो विश्लेषण में उठाया गया है। स्रोत कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुपस्थितियों या मिसिंग पीसेस की ओर इशारा करते हैं। जैसे अगर सबूत इतने ही पुख्ता थे तो देश भर की अदालतों में व्यापक कानूनी मामले क्यों नहीं दायर किए गए? एक दो केस अलग बात है, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी अभियान क्यों नहीं चलाया गया? दूसरा, बेंगलोर के निष्कर्षों के लिए कोई पारदर्शी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? और तीसरा, अगर आपको भारतीय संस्थाओं पर भरोसा नहीं था तो अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों को बुलाने की मांग क्यों नहीं की गई, जैसा कि कई विकासशील देशों में होता है? इन कदमों का न उठाया जाना स्रोतों के अनुसार इस अभियान की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। सही। रैली के समय को लेकर भी तो स्रोतों में कुछ कहा गया है। ये रैली कुछ राज्यों में होने वाले अहम चुनावों से ठीक पहले हुई थी। क्या ये महज एक संयोग था? विश्लेषण तो ऐसा नहीं मानता। टाइमिंग को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। चुनावों से ठीक पहले इस तरह का नैरेटिव बनाने के दो बड़े फायदे हो सकते हैं। एक, आप अपने कोर वोटर्स और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, उन्हें एकजुट करते हैं। और दूसरा, अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपके पास पहले से ही एक वजह तैयार होती है, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। ये एक तरह का राजनीतिक कवच बन जाता है। ये रणनीति क्या सिर्फ भारत में ही देखी जा रही है या इसका कोई वैश्विक पैटर्न भी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। विश्लेषण में इसकी तुलना अमेरिका, ब्राजील और तुर्की जैसे देशों में विपक्षी दलों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों से की गई है। अच्छा। वहां भी हमने देखा है कि चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए गए, व्यवस्था में धांधली के आरोप लगे, भले ही सबूत कितने भी कमजोर क्यों ना हो। ये एक तरह का ग्लोबल पॉलिटिकल प्लेबुक बनता जा रहा है, जहां चुनावी हार को स्वीकार करने के बजाय पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वैधता पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प असंगति की ओर इशारा किया गया है जो कांग्रेस शासित राज्यों से जुड़ी है। वो क्या है? हाँ, और ये तर्क इस पूरे मामले को एक नया आयाम देता है। विश्लेषण में ये सवाल उठाया गया है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी एक राष्ट्रव्यापी साजिश थी जिसे केंद्र सरकार अंजाम दे रही थी, तो कांग्रेस ने उन राज्यों में इस मुद्दे को इतनी जोर शोर से क्यों नहीं उठाया जहां उनकी खुद की सरकार थी? सही बात है, वहां तो उनके पास प्रशासनिक मशीनरी थी। बिल्कुल, वो आसानी से जांच करवा सकते थे, सबूत इकट्ठे कर सकते थे और एक मॉडल पेश कर सकते थे कि देखिए हमने अपने राज्य में सब ठीक कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्रोतों के मुताबिक इस मुद्दे पर उन राज्यों में वैसी आक्रामकता नहीं दिखी। ये असंगति इस धारणा को मजबूत करती है कि इन चिंताओं को शायद राजनीतिक सुविधा के अनुसार उठाया जा रहा था। तो स्रोत ये नहीं कह रहे कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में कोई समस्या हो ही नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कांग्रेस के दृष्टिकोण की चयनात्मकता पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हमने एक बड़ी रैली देखी, विस्फोटक आरोप सुने, तीखे पलटवार देखे और फिर उसका गहरा विश्लेषण भी समझा। आखिर में तस्वीर क्या बनती है? जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे बड़े राजनीतिक आयोजन की है जिसे अधिकतम प्रभाव के लिए बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया था। स्रोत इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रैली अपने दो मकसदों में तो सफल रही। पहला, अपने समर्थकों में जोश भरना, और दूसरा, मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचना। लेकिन जहां तक चुनावी अखंडता की एक गंभीर फोरेंसिक जांच का सवाल है, उस पैमाने पर यह एक राजनीतिक रंगमंच या पॉलिटिकल थिएटर ज्यादा नजर आई। यानी इसका असल मकसद चुनावी सुधार से ज्यादा राजनीतिक संदेश देना था। विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है। अदालतों में लंबी लड़ाई लड़ने और स्वतंत्र ऑडिट करवाने के बजाय जब आप रैलियों का रास्ता चुनते हैं तो चुनावी सुधार का असल उद्देश्य शायद पीछे छूट जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, जो सिर्फ इस एक रैली के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए प्रासंगिक है। सवाल यह है कि जब कोई विपक्षी दल चुनावों की निष्पक्षता पर चिंता जताता है तो एक वैध विरोध और एक ऐसी राजनीतिक रणनीति के बीच की महीन रेखा कहाँ होती है जो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को ही कमजोर कर दे? कोई कैसे तय करे कि ये लोकतंत्र की अखंडता के लिए एक वास्तविक लड़ाई है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ा गया एक नैरेटिव?